हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मोशन होता है एंड जो रेस्ट होता है, ये दोनों ही कंडीशन जब किसी एक बॉडी या ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस करते हैं तो ये मोशन एंड रेस्ट ये दोनों ही रिलेटिव होते हैं। ओके, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी जो मोशन है वो एक्चुअली ना तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है एंड ना ही एब्सोल्यूट मोशन पे। यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे भी नहीं है एंड एब्सोल्यूट मोशन पे भी नहीं है। एक सिंपल से एग्जांपल अभी हम लेंगे स्टूडेंट्स, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों वो रेस्ट पे नहीं है पर्टिकुलरली एंड वो क्यों एग्जैक्टली मोशन में भी नहीं है। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स, सारे ही पार्टिकल्स के लिए अगर हम मोशन या फिर रेस्ट की स्टडी कर रहे हैं तो वो रिलेटिव होती है उसके सराउंडिंग बॉडीज पे। यानी कि जो पार्टिकल या बॉडी है जो कि मोशन कर रही है या फिर रेस्ट पे है, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है उसके सराउंडिंग की बॉडीज पे। सराउंडिंग के बेसिस पे ही वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो बॉडी या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट पे है। ओके, तो हर बॉडी, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बॉडी की बात कर रहे हैं जो कि हमको दिखाई दे रहा है कि वो स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट पे है, एक जगह पे खड़ी है, पर वो एक्चुअली रेस्ट पे नहीं होती है। ओके, वो एक्चुअली मोशन में होती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपके घर में कोई एक टेबल या स्टूल या कुर्सी या कुछ भी रखा हुआ है तो आपको लग रहा है कि वो रेस्ट पे है, पर नहीं, ये एक्चुअली जो चेयर है वो रखी हुई है अर्थ पे। एंड अर्थ क्या कर रही है? वो तो घूम रही है ना, वो तो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है एंड सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको रेस्ट पे बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है इस चीज़ को? तो जिस चीज़ को आप बोल रहे हैं कि वो रेस्ट पे है, एक जगह पे खड़ी है, वो मोशन नहीं कर रही है, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली राइट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने कई बार ट्रेवल किए होंगे ट्रेन में। ओके, तो अगर दो ट्रेन मोशन कर रही है एंड ये दोनों ही ट्रेन जो मोशन कर रही है वो एक्चुअली एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक पे चल रही है एंड दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रही है एंड सेम स्पीड से चल रही है, तो उस कंडीशन पे ये दोनों ही ट्रेन जो है एक्चुअली मोशन कर रही है, वो भी किस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में? तो मान लीजिए इन दोनों ही ट्रेन के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है या फिर कोई एक ट्री है, या यानी कि इन दोनों ही ट्रेन के बाहर से किसी एक ऑब्जेक्ट के या उस प्लेस या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि दोनों ही ट्रेन क्या कर रही है? मोशन पे है। ये तो बात सही है। जो इंसान उस ट्रेन के बाहर खड़ा है या उस ट्री के रिस्पेक्ट में या उस इलेक्ट्रिक पोल के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो ये ट्रेन मोशन कर रही है, राइट। बट अगर यहाँ पे हम बात करें कि एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ एक इंसान है यानी कि ऑब्जर्वर है जो कि देख रहा है, ओके, एंड जब वो देखता है दूसरे ट्रेन के तरफ तो उसको उस कंडीशन पे दोनों ही ट्रेन जो है वो रुकी हुई दिखाई देती है, रेस्ट पे लगती है। उसको लगता है कि दोनों ही ट्रेन नहीं चल रही है क्योंकि उसको हर टाइम पे सब चीज़ें पहले जैसे ही वैसे ही दिखाई देती है। ओके, तो इसी को दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमको दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी जीरो लग रही है यानी कि वो नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि दोनों ही ऑब्जेक्ट या दोनों ही बॉडी या दोनों ही ट्रेन जो है वो रेस्ट पे है क्योंकि उनकी वेलोसिटी जीरो है, राइट। बट अगर हम इनफैक्ट में बात करें तो ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों ही ट्रेन क्या है? दोनों ही ट्रेन मोशन में चल रही है। तो इसी कंडीशन पे, इसी केस पे बोला गया है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है एक्चुअली एक ट्रेन की वो दूसरे ट्रेन के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। यानी कि हम बात करें कि यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो रही है ट्रेन की, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नज़रिए से हो रहा है कि जो एक ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे ट्रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो है। ओके, जो कि जीरो है, अभी हमने बता दिया आपको। तो इस चीज़ को समझिए, आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके,
तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है किसी एक बॉडी की विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर बॉडी, जो कि रेस्ट पे है या फिर मोशन में हो सकती है, ओके क्योंकि जो बॉडी ऑब्जर्व कर रही है वो हो सकता है कि रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन पे भी हो सकती है, इसलिए आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। ओके वापस स्टार्ट करते हैं कि ये जो किसी एक बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर बॉडी जो कि रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो वो एक्चुअली टाइम रेट है, ओके जिस पर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी। ओके आई एम टेलिंग यू व्हाई। द वेरी फर्स्ट थिंग, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी अपॉन टाइम, तो टाइम रेट हो गया ये। तो डेफिनेशन भी क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं एंड अजम्पशंस लेके चलते हैं। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ए और बी दो बॉडीज हैं जो कि मोशन में है, ओके एंड ये दोनों ही बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी ए और वी बी से एक ही रास्ते पे सेम पाथ पे मोशन कर रही है। अब हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर इन दोनों बॉडी के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को लेकर के डिस्कस करें, यानी कि इन दोनों ही बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर पोजीशन क्या थी, तो मान लेते हैं कि वो एक्स ए टी एंड वी बी टी एंड एक्स बी टी है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन फॉर द बॉडी ए एट पर्टिकुलर टाइम टी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी एट द पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम टी, ये हमने लेट की है। तो देखिए किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो सकता है, ये हमने आपको इक्वेशन बताए थे स्टूडेंट्स पोजीशन टाइम ग्राफ में, राइट। तो ये जो पोजीशन होती है उसको लिखने का तरीका इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से होता है कि पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी ए एट द इंस्टेंट ए इक्वल टू उसके इनिशियल पोजीशन, टाइम जब जीरो था तो उसकी पोजीशन क्या थी, एक्स ए जीरो थी, प्लस क्योंकि ये ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो बेसिकली मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इनटू टाइम, ये हमने आपको ऑलरेडी जो इक्वेशन है पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो वही बोला गया है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम टी पे ऑब्जेक्ट ए की जो पोजीशन इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स ए टी इक्वल टू एक्स ए जीरो प्लस वी ए टी। एक्स ए जीरो क्या है, उस ऑब्जेक्ट ए की टाइम जीरो पर जो पोजीशन है वो बताया गया है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बी के लिए बात करते हैं तो एक्स बी टी इक्वल टू एक्स बी जीरो प्लस वी बी टी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। इन दोनों को हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब देखिए वही चीज़ें यहाँ बोली गई है कि एक्स ए जीरो और एक्स बी जीरो जो है वो उनकी पोजीशन है जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, ओके। अब देखिए हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल टू एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो प्लस वी बी टी माइनस वी ए टी। तो टी कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इंटू टी। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ओके। लेट मी मेक अ बॉक्स। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए इस इक्वेशन 3 में जब हम देखते हैं तो ये जो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी है ये शो करता है कि ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है या जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है किसी एक ऑब्जेक्ट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, ओके। एंड ये जो है हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं। मैं रिपीट बताता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए एक्स बी माइनस एक्स सी इज वॉट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव डिस्टेंस, ओके। एंड ये जो हम रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट बी के लिए बोल रहे हैं, ओके। तो रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। तो कीप इन माइंड जो पहला है हम उसी के लिए बात कर रहे हैं एंड जो माइनस के बाद जो है वो उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसके बेस पे बात कर रहे हैं, ओके। इतना क्लियर है। अब देखिए इसी इक्वेशन में ये जो एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो है ये शो करता है जो रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है किसी एक ऑब्जेक्ट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए
एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन टाइम t इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था? रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो वो कहाँ से आया फॉर्मूला? वो फॉर्मूला आया है यहीं से। देखिए कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अब इक्वेशन 3 से अगर मैं xb0 और माइनस xa0 को इधर ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा xbt माइनस xb0, ओके, देन माइनस xat माइनस xa0, यानी कि आप इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ओके। तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा xat माइनस xa0 अपॉन में, अब देखिए vb माइनस va रह जाएगा यहीं, और इंटू टी ए उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में t। तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है vb माइनस va इज इक्वल टू xbt माइनस xb0 माइनस xat माइनस xa0 अपॉन t। अब इसको रीड कैसे करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b with respect to object A equal to relative displacement of object B with respect to displacement of object A upon time, ओके। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपने इसको BB वाले को सेपरेट नहीं किए, AA वाले को सेपरेट नहीं किए, आप सिंपली इधर जब इसको ट्रांसफर किए हैं तो आप B को A के साथ ही रहने दिए एंड इसको भी जब इधर लाए तो सिंपली आपने ट्रांसफर किए। तो क्या हो जाएगा? ये पोजिशन ऑफ B, राइट, पोजिशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, और इधर आता तो माइनस पोजिशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A एट द टाइम इंटरवल या टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू 0 अपॉन टाइम। वही चीज़ है स्टूडेंट्स, अलग अलग तरीके से सिर्फ बोलने की बात है, ओके। अब देखिए एक्चुअली ये भी क्या बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट B है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट A। एक्चुअली इंटेंशन तो यही है कि ऑब्जेक्ट B जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट A। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है किसी एक ऑब्जेक्ट B की विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A इज इक्वल टू व्हाट वुड बी दैट? द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A अपॉन टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है, रिलेटिविटी दोनों साइड पे लगा दो। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A अपॉन टाइम। तो वही चीज़ बोला गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिलेटिव टू A या विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको? VB माइनस VA, यही बोलेंगे ना। तो VB माइनस VA लिखा है, मतलब क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A। लेकिन यही चीज अगर VA माइनस VB लिखा होगा तो इसको रीड करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B। तो देखिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है एंड निगेटिव भी हो सकती है, राइट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो चलिए इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू A, अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा? जीरो होने का मतलब है कि जो दोनों बॉडीज है या दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो एक्चुअली मूव कर रहे हैं इक्वल वेलोसिटी से, ओके, जैसे कि हमने इक्वेशन 3 में अभी देखे थे। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली xbt माइनस xat इक्वल टू xb0 माइनस xa0। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है उन दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसी वजह से उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि दोनों ही इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। इस वजह से दोनों ही बॉडी एक दूसरे को जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम मूव नहीं कर रहे हैं, हम एक ही जगह पे खड़े हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे ट्रेन का। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही बॉडी का जो रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली सेम है, कांस्टेंट है, ओके। तो ये दोनों ही बॉडी जो है वो कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं और ना ही एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी से एक ही जैसे मोशन कर रहे हैं, तो मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। एंड अगर इसके लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं इन दोनों बॉडी के लिए तो एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रेट लाइन ही शो करेंगे। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन
कभी भी एक दूसरे को क्रॉस, टच, ओवरटेक नहीं करती हैं। तो अगर पैरेलल लाइंस हमको मिल रही पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। ओके स्टूडेंट्स, केस 1 क्लियर हो गया है। चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 में बताया गया है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी मिलती है यानी कि पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन 3 से, जो कि अभी हमने आपको बताए थे, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो रिलेटिव डिस्टेंस या फिर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों ही बॉडीज के बीच का, वो बढ़ते जाएगा इंक्रीजिंग रेट से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट ए के मोशन की लाइन है, एंड यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए इससे और दूर होते जा रहा है। तो अगर जब कभी रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो उस केस में दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, वो हमेशा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता ही चला जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, पर यूनिट टाइम के बेस पे। तो ये हो गया केस 2। चलिए देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या हो सकता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी है विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी मिलती है यानी कि निगेटिव वैल्यू मिलती है, तो उस कंडीशन पे जो हमने अभी इक्वेशन देखे थे, इक्वेशन नंबर 3, उसके बेस पे ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट या दोनों ही बॉडी जो है उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो पहले कम होते जाएगा। ओके, एंड एक टाइम के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ओके, एक दूसरे से मिलेंगे, एंड मिलने के बाद जो बी पहले लीड करा था, अब ऑब्जेक्ट ए वो ओवरटेक कर जाएगा बी को। ओके, एंड उससे आगे बढ़ जाएगा और वो कभी भी आगे नहीं मिलेंगे। बोलने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि दोनों ही बॉडी जो है वो एक टाइम पे मिलेंगे और मिलने के बाद फिर एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि एक जगह तो वो पक्का है मिलेंगे। ओके, तो यानी कि यहाँ पे एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि इसका अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं तो इन दोनों ही बॉडी या ऑब्जेक्ट के जो मोशन की लाइन होगी वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। राइट, इतना क्लियर है। तो वही चीज़ चलिए अब ग्राफ में देखते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट बी है जो कि मोशन कर रहा है, एंड ये ऑब्जेक्ट ए है। ओके, तो यहाँ से ये एक जगह पे इनका जो बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस था वो कम होते गया, एंड वापस उस पॉइंट में मीट होने के बाद वापस से ये बढ़ते चले गए। जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था या जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो बेसिकली वापस से इंक्रीज होते चला जाएगा। तो इस तरीके से जब रिलेटिव वेलोसिटी निगेटिव वैल्यू शो करती है तो वो आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस जरूर करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट केस, केस नंबर 4 की। अगर VA और VB, देखिए दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B। ऑब्जेक्ट A मान रहे हैं हम कि वो वेलोसिटी A से मोशन कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट B जो है वो वेलोसिटी VB से मोशन कर रहा है। लेकिन ये दोनों ही बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है अगर अपोजिट साइन है दोनों के, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, तो उस केस में ये दोनों बॉडी जो हैं वो मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन पे। ऑब्वियस सी बात है ना स्टूडेंट्स कि अगर दोनों की वेलोसिटी के जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हैं तभी तो उनके साइंस भी अलग अलग होंगे। तो अगर अपोजिट साइन होंगे इसका मतलब ये दोनों बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन कर रही है। उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा इनके रिलेटिव वेलोसिटी का वो इन दोनों बॉडी ए और बी के इंडिविजुअल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। यानी कि अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट या बॉडी अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन उनके मोशन की डायरेक्शन है एंड अपोजिट साइंस है, तो जो टोटल मैग्नीट्यूड मिलने वाला है उस रिलेटिव वेलोसिटी का वो एग्जैक्टली उन दोनों के इंडिविजुअल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू के ज़्यादा मिलने वाला है। इवन कितना मिलेगा, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट या बॉडी के जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको प्लस कर देंगे, एंड प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं समझाऊं आपको कि दो ट्रेन हैं वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बहुत तेजी से एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी को प्लस करके जो टोटल आंसर आता है, जो मैग्नीट्यूड आता है, जो वैल्यू आती है,
वो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू होती है और वो बहुत फास्ट होती है, एंड इस वजह से वो एक दूसरे को क्विकली बहुत तेजी से क्रॉस कर जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।